नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, अब तो बिहार ही बिहार है मामला। जी। अब तो बिहार में सारे लोग अपने अपने उम्मीदवार भी तय कर चुके हैं, उम्मीदवार मैदान में हैं। हुँ, कल घोषणा पत्र भी जारी हो गया बीजेपी का। हुँ, अ, एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ है, इंडिया का पहले हो गया था। लेकिन अभय भाई, मुझे एक चीज लग रहा है कि जो जनरली जिस बीमारी से पहले इंडिया गठबंधन या महागठबंधन ग्रस्त रहता था कांग्रेस, वो बीमारी अब आ गई है एनडीए में। वो बिखरा-बिखरा नज़र आ रहा है, उसमें एक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। कल घोषणा पत्र जारी हुआ, 26 सेकंड के अंदर कुल 26 सेकंड लगे उसको जारी करने में और सब लोग फिर उसके बाद चले गए, ये कह के कि सबकी मीटिंग है। अरे भाई, मीटिंग थी तो आए क्यों थे? नड्डा जी अगर उड़ के जा रहे हैं और 26 सेकंड के अंदर भाग जा रहे हैं, तो एक एक ये भी संकेत साफ है कि इनके पास कुछ कहने को नहीं है, ये जवाब सवाल का सामना नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी वही पुराना फिर विक्टिम कार्ड और रोना-धोना ये सब शुरू कर दिए हैं, जो मुझे लगता है कि मोदी जी की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, जिस तरह से वो आए थे, 56 इंच का सीना और क्या-क्या विश्वगुरु, उसको भी वो कहीं न कहीं डेंट कर रहे हैं खुद ही। तो पहली चीज़ ये एनडीए ज़्यादा बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। पहले इस पे एक बात कर लें। साहब है। देखिए वहाँ पर जो घोषणा मौर्य होटल के अंदर ये प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम करीबन साढ़े 9 बजे शुरू होना था, लेकिन उन्होंने आधे घंटे देर से शुरू किया। बहरहाल सारे नेता मंच पे आए और शुरू में ही उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हमारे पास समय नहीं है, हमें चुनाव प्रचार के लिए जाना है, इसलिए हम किसी को संबोधित वगैरह नहीं करेंगे। उन्होंने घोषणा पत्र का कवर चमकाया, फोटो खिंचाई और चले गए। रह गए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने उसके कुछ मुख्य बिंदु डाले, जवाब सवाल उनके साथ भी नहीं हुए। पत्रकार और पूरा मीडिया वहां ठगासा बैठा हुआ देखता रहा। ये हुआ पूरा कार्यक्रम। बहस इस बात पे है कि 26 सेकंड में खत्म हुआ कि 6 सेकंड में खत्म हो गया, मतलब बहस इस बात के ऊपर है। और एक ये भी व्यंग किया जा रहा है कि मैगी नूडल बनाने में 2 मिनट तो कम से कम लगते हैं, तो 2 मिनट भी नहीं चला कार्यक्रम। ये भी बात कही जा रही है। तो दिलचस्प चुटीली टिप्पणी थी, इसलिए इसका जिक्र कर देना जरूरी था। जी, मैं ये मानता हूं कि ये उन्होंने अनायास नहीं किया है, बल्कि एनडीए के अंदर जो फूट पड़ी हुई है उस फूट का ये फलितार्थ है। और वो फूट पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की कलाबाजियों के कारण। मतलब स्थिति ये है कि एक तरफ तो गृह मंत्री ये कहते हैं कि न केंद्र में वैकेंसी है और न ही वैकेंसी बिहार में है। केंद्र में नरेंद्र मोदी रहेंगे और बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे। ये कहते हैं, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार का नाम मंच से घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक अजीब सी स्थिति है। और नीतीश कुमार को जब इस बात का पता लग गया कि ये होने वाला है, तो उन्होंने तय किया, जहां तक मतलब मेरी समझ है, उन्होंने तय किया ठीक है, हम भी इनको एक झटका देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम घोषणा पत्र नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर हम चेहरे नहीं है घोषित, भाई तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र पढ़ा था, तो तब पढ़ा था घोषणा पत्र जब उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के मामले में महागठबंधन में भी विवाद था। अगर हम लोग सच्चाई का जी, दामन थामे रखते ठीक हैं बात तो है, हमें ठीक है, स्वीकार करना ठीक है। पड़ेगा। लेकिन जी, उन्होंने उस विवाद को सुलझा लिया। देर देर ही सही, लेकिन अंततः उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा आधिकारिक रूप से घोषित किया। यहां पर भाजपा दुतरफी चाल खेल रही है लगातार। एक तरफ तो वो कई लोगों से कहलवाती है अनौपचारिक रूप से कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी से ये बात कहलवाई गई, चिराग पासवान से ये बात कहलवाई गई, खुद अमित अमित अ, शाह ने ये बात कह दी। लेकिन वो औपचारिक रूप से उनके नाम पर मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पूरा एनडीए, इस बात को बार-बार मैं पब्लिक इंडिया के मंच पे भी इस बात से कह चुका हूं कि शुरू से ही 2 खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा नीतीश कुमार का, जितेंद्र राम मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा का, इन लोगों का खेमा है। दूसरा खेमा चिराग पासवान का और भाजपा का खेमा है। ये दोनों चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर दी जाए। इस अंदेशे से जो कमजोर जातियों, अति पिछड़ों के और पिछड़ों के जो नेता हैं एनडीए के अंदर, उनके कान खड़े हो गए। उनको लगा कि अगर भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल गया तो पूरी तरीके से एनडीए के जरिए जो सामाजिक न्याय की थोड़ी बहुत राजनीति होती है उसकी इतिश्री हो जाएगी पूरी तरह। सब लोग जानते हैं कि जितने भी अति पिछड़े के और कमजोर जातियों के नेता हैं, उनमें केवल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं मुख्यमंत्री बन सकते, जितेंद्र राम मांझी नहीं मुख्यमंत्री बन सकते। इसलिए जी,
इसलिए सब लोग नीतीश कुमार के पक्ष में गोलबंद हो गए हैं, उन्हें निजी तौर पर पसंद करते हो या ना पसंद करते हो। और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते, सब लोग जानते हैं, हैं? लेकिन वो उनके पक्ष में वो इसलिए गोलबंद हो गए, खुलकर सामने आए। और भारतीय जनता पार्टी आखिर तक, अभी आखिरी मुकाम तक कलाबाजियां खा रही है। और भाजपा को जो नुकसान हो रहा है, इन कलाबाजियों के कारण नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर एक बार ये मैसेज चला गया, जो कि मेरे ख्याल से चला गया है या धीरे धीरे करके और जा रहा है, मतदान के दिन तक पूरी तरह पक्का हो जाएगा कि बीजेपी कोई किसी ब्राह्मण को, किसी भूमिहार को या किसी राजपूत को या किसी कायस्थ को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना चाहती है। बीजेपी बिहार में उन्हीं की पार्टी है। जितने टिकट बीजेपी के हिस्से में आए, उसमें आधे टिकट बीजेपी ने इन्हीं लोगों को दिए हैं। ये सब विश्लेषण वगैरह सब छप चुका है, किस जाति को कितने टिकट किस पार्टी ने दिए है। कोई तथ्य, ये एक तथ्य है, इसमें कोई कयासबाजी है नहीं शामिल इसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में ये संदेश अगर चला गया, जिसको लवकुश वोटर कहते हैं या पचपनिया बोलते हैं बिहार की भाषा में, वो तो उनका 15 से 20%, 25% या 30% तक हिस्सा महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर ये शिफ्ट हुआ तो फिर एनडीए के धुर्रे उड़ जाएंगे वहां बिहार में। एनडीए को सीट ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा, कौन सी सीट वो जीतेंगे। तो बहुत बुरी, इन्होंने इस तरह की अपनी स्थिति बहुत खराब बना ली है। चूंकि महागठबंधन ने सीटों के तालमेल में बहुत कुशलता नहीं दिखाई, उनकी किरकिरी भी महागठबंधन की हुई, तो उसका लाभ एनडीए को जो मिला था, वो लाभ इस घटना ने, मौर्या होटल में जो घटना घटी, उसने इस लाभ को शून्य कर दिया है, उस लाभ को। जी जी, मैं एक चीज और कर दूं। ये जो बार बार एक थीम पे बहुत ज्यादा चल रहे थे कि जंगल राज कर रहे थे। मोकामा में जिस तरह से वो हत्या होती है, उसके बाद बहुत से प्रश्न उठते हैं कि भाई अगर सारे सब लाइसेंस, मतलब सारे हथियार जमा कर लिए गए थे, तो ये हत्या कैसे हुई? दुलार चंद यादव कोई ऐसे नहीं, एक ताकतवर नेता थे, वहां पे बाहुबलियों का जोर है। और उसमें जो भी हो, मतलब ये प्रशांत किशोर को तो इस बात का हम लोगों को श्रेय देना होगा कि उसने अपने उस पार्टी से किसी बाहुबली को टिकट नहीं दिया, नहीं तो बाकी सारे लोगों ने बाहुबलियों को दामन थामा है। मोकामा की घटना ने भी एक तरह से ये आवरण उतार दिया है, चेहरा नंगा कर दिया है कि जंगल राज तो इस समय भी चल रहा है, और इससे बड़ा उसका एविडेंस क्या हो सकता है। मैं इस पे भी एक चाहूंगा कि जो मोकामा की घटना है, मोकामा की जो घटना हुई है, मोकामा की घटना में नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर संदेह किया जा रहा है। जो अनंत सिंह हैं, वो नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, और आरोप उन्हीं के ऊपर है कि गोली उन्हीं ने मरवाई है, उन्हीं ने गोली चलवाई है। मतलब, और वो ऐसा कर सकते हैं, सब लोग जानते हैं, वो सक्षम है सब काम करने में, पहले भी करते रहे हैं, वो सबके कानूनी प्रमाण मौजूद हैं, स्थापित बात है। अच्छा, नीतीश कुमार की छवि पहले क्या थी? सुशासन बाबू की छवि थी। नीतीश कुमार की छवि ये थी कि भाई वो अपराधी तत्वों को लिफ्ट नहीं देते हैं, उनको तरजीह नहीं देते हैं, उनसे दूर रहते हैं, अपने आप को, उनका दामन साफ सुथरा है। लेकिन अब नीतीश कुमार को क्या जरूरत पड़ गई ये करने की? तो इससे ये लगता है कि जंगल राज वाला पूरा मामला जो है, वो इस बार बिल्कुल नहीं चिपकेगा, जनता उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। देखिए, ये जंगल राज का जब 2020 में भी इन लोगों ने किया था, नतीजा क्या निकला? ये लोग चुनाव हारते हारते बचे थे। इसकी कोई करेंसी नहीं रह गई है अब, जंगल राज की कोई करेंसी नहीं रह गई है अब। एक करेंसी थी एक जमाने में, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो गई है। जो जिन बातों का जिक्र करते हैं, वो जमाना 20 साल पहले घटित हुआ था, वो बहुत दूर है। अब जो कुछ भी बिहार में जंगल राज या मंगल राज जो भी हो रहा है, वो सब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये लोग उसकी जिम्मेदारी उठाने से नहीं बच सकते। इन लोगों को आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं हम घोषणा पत्र लाए हैं। अरे भाई, आप घोषणा पत्र लाए हैं? आप 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। आपको लोगों को, हाँ, आपको लोगों को ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने मंच से खड़े होकर जो बड़े-बड़े वायदे किए थे कि हम 1,65,000 करोड़ रुपए का बिहार को पैकेज देंगे, वो पैकेज कहाँ गया? ये बताना चाहिए ना इन लोगों को। वो पैकेज, रुपया मिला तो रुपया कहाँ गया, रुपया नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? हम फलानी चीज खोल देंगे, फलाना अस्पताल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बिहार में इतने एयरपोर्ट बनवाएंगे, ये सारी बातें क्यों नहीं घटित हुई? ये सब प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। बहुत अजीब तरीके से, इस तरीके से बात करते हैं, ऐसे कि अभी विपक्ष में हो और सत्ता में आना चाहते हैं। मतलब घोषणा पत्र वो ला रहे हैं, तो विपक्ष में हो, सत्ता में आना चाहते हैं। 20 साल से जो पार्टी सत्ता में है, उसे घोषणा पत्र लाने का अधिकार नहीं है, उसे रिपोर्ट कार्ड देना उसकी जिम्मेदारी है। जी जी, मैं एक जगह और, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया सुर पकड़ा, और कल काफी टीवी वाले उसी को लेके उड़ चले थे। केवल संदीप चौधरी ने उसको पिन पॉइंट करने की कोशिश की कि
वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया, छठी मैया का अपमान किया। लेकिन कल जब ये हुआ कि भाई क्या अपमान किया, इस पे किसी के पास कुछ नहीं है, नहीं वो जाके नहाए नहीं, तो कुछ अजीब अजीब मतलब जिसको कहेंगे ना कि कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो ये छठी मैया, रोना, मैं मुझे ऐसा किया, ये मोदी जी के मतलब जो ओवरऑल छवि है उनका, 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, लाल लाल आंखें, ईंट का जवाब पत्थर, इसमें मोदी जी ये कहीं फिट इन नहीं होते हैं। मैं इस पे भी एक टिप्पणी आपकी लूंगा। देखिए, ये लोग बिहार की जनता, बिहार का जो वोटर है, उसकी कॉमन सेंस, उसके सामान्य ज्ञान को कम करके आंक रहे हैं, उसकी याददाश्त को भी कम करके आंक रहे हैं। आप सोचिए, छठ जो है बिहार का महापर्व है, कौन सा ऐसा नेता और कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि छठी मैया का अपमान करने का दुस्साहस करेगा? कौन करेगा? सबके घर में तो छठ मनाई जाती है, सबके घर में छठ पूजा होती है, कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसी महिला नहीं है जो छठ नहीं करती हो। वो बंबई में है, वो दिल्ली में है, वो बिहार में है, पटना में है, कहीं है, सब जगह छठ हो रही है। कोई छठी मैया का अपमान कर ही कैसे सकता है? और बिहार के मतदाता अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बिल्कुल एक घटिया किस्म का, अविश्वसनीय किस्म का प्रोपेगेंडा है। अगर महागठबंधन भाजपा के लिए कहता तब भी मैं यही कहता, भाजपा भी छठी मैया का अपमान नहीं कर सकती है। महागठबंधन कोई नहीं कर सकता है भाई, ये तो बेतुकी बात है, बेतुकी, बेहूदी, अविश्वसनीय बात है ये। इसकी जितनी निंदा की जाए और जितनी, ये मैं मानता हूं कि ये अगर एक रणनीति है तो ये एक बचकानी रणनीति है, और ये रणनीति क्यों अपनाई जा गई, किस दबाव में अपनाई गई, इस पर भी बात कर लेनी जरूरी है। जी ये जी। नरेंद्र मोदी ने पहले कहा भाई मेरी माँ का अपमान किया गया, जब वहां से संघाई सहयोग और एससीओ शायद। बोले हाँ जी। तो हम माँ का, वो बात जमी नहीं, वो बूमरैंग कर गई, क्योंकि वो सोनिया गांधी के लिए उन्होंने जो कहा था, खुद उन्होंने अपशब्द बोले थे, वो सब लिस्ट सामने आ गई। फिर उन्होंने कहा कि अपनी माँ का हम जो है वो करेंगे, गया जी में पिंडदान करेंगे, पिंडदान करेंगे। की जो आलोचनाएं सामने आई, उससे ने लगा ये भी करना ठीक नहीं होगा, उससे भी पीछे हट गए। फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम छठ के मौके पे स्नान करेंगे, तो वहां पे एक नकली तालाब बनाया गया, उसके पाइप सब टीवी पे दिख गए, तो मोदी जी उससे भी पीछे, उसको भी कैंसिल कर दिया। तो मोदी जी को लगा कि इसमें कुछ करना जरूरी है, वरना हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से। इससे पहले कि उन पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगाया जाता है, मोदी जी ने इनके ऊपर छठी मैया के अपमान का आरोप लगाना शुरू कर दिया, ताकि वही है, हम आपके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज कर देंगे, इससे पहले आप एफआईआर दर्ज करने जाए, हम आपके खिलाफ पहले एफआईआर। ये इस प्रकार की बात है। अब राहुल गांधी हैं बड़े सेकुलर और गैर धार्मिक टाइप के आदमी, तो राहुल गांधी ने जब भाषण दिया, मुजफ्फरपुर में भाषण दिया, तो राहुल गांधी ने ये कहा कि इन्होंने बिहार के और देश के गरीब आदमियों का अपमान किया है, उनके लिए गंदा पानी छोड़ दिया है, वो अपने स्विमिंग पूल में नहाते रहे आयरी नहाने के लिए, राहुल गांधी ने ये कहा। तो राहुल गांधी की आलोचना सेकुलर किस्म की आलोचना थी, इसका इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की, उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम मरने की कोशिश की, वही छठी मैया का अपमान किया। ये फालतू बात है, और इस बात को बिहार का बच्चा समझता है। लोग मुस्कुरा रहे होंगे इस बात पे कि ये क्या बात। अब ये वहां कह रहे हैं कि मैं ताड़ी उतार कर अपना बचपन गुजारा है मैंने, ये एक नया फंडा लेके आए हैं, पता नहीं चाय बेचते थे कि ताड़ी उतारते थे, क्या करते थे भाई ये? हिमालय में भी चले जाते थे और क्या क्या करते थे, पता नहीं क्या करते थे। मतलब ये बिल्कुल ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। और इस बार मैं बता रहा हूँ, इस बार इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता कुछ भी बोलते हैं, और मीडिया, चूंकि मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है, इसलिए मीडिया उस बात को रेखांकित नहीं करता। अगर पुराने वक्त का मीडिया होता, मोदी जी के आने से पहले का मीडिया होता, तो मीडिया ने इनकी खाल उधेड़ दी होती, दिन रात इनके खिलाफ कार्यक्रम चल रहा होता। जी जी। मैं दो बातें जल्दी से कर लूं। एक तो शी जिनपिंग, जो अभी ट्रंप ने अपना मामला सुलझा लिया, ट्रंप ने आके चीन के साथ, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं चीन घुटनों पे ले आया ट्रंप को चल के आना पड़ा एशिया, ट्रंप को ये इसमें एक आगे इनिशिएटिव लेके बात करनी पड़ी। और ठीक है, चीन को भी पता है, चीन ने ये सारी बातें उनकी मतलब उनसे बातचीत हुई, उनका मामला सुलझ गया, वो चले गए। लेकिन चीन ने जो अमेरिका के अगेंस्ट वाली लॉबी है, उसका नेतृत्व तो अब चीन के पास आ गया, वो वहां पे जमा हुआ है। चीन ने आसियान में भी, एपेक की बैठक में भी, और कह रहा है कि भाई ये जो दुनिया में ग्लोबल ट्रेड हो रहा है और जो अमेरिका से लोग वो है, उसको हम उस पे वो करेंगे। चीन एक तरह से नहीं, नेतृत्व चीन के हाथ में। भारत इन सबसे बिल्कुल गायब है अबे भाई, मतलब भारत का कहीं कुछ पता ही नहीं लग रहा है। ये एक बहुत बहुत खराब स्थिति इसलिए भी है कि
पाकिस्तान का रिवाइवल हो रहा है, ये सब लोग वापस आ रहे हैं, हम कहाँ हैं? इस पे मैं एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैं आपकी बात का छोटी टिप्पणी नहीं, मैं थोड़ा समय लूंगा, दो हिस्सों में जवाब दूंगा आपके प्रश्न का। मतलब पहला बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति यह है कि वो अलग अलग देशों से अलग अलग ट्रेड डील कर रहे हैं। यूरोपियन देशों के साथ उन्होंने अलग तरह की ट्रेड डील की है, तो सब चीन के साथ अलग तरह की ट्रेड डील करने जा रहे हैं, भारत के साथ वो अलग से ट्रेड डील कर, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनके खिलाफ विभिन्न देशों का कोई गठजोड़ न बनने पाए। वो गठजोड़ एक ही शर्त पे बन सकता था कि चीन उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन चीन ने शुरू में ये संभावना दिखाई थी, बाद में चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। चीन को लगा कि मुझे अपने हितों पर ध्यान देना चाहिए, कोई अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी करने का ठेका हमने नहीं ले रखा है, हम इस चक्कर में फंस जाएंगे। बताइए, हम इस चक्कर में नहीं फंसना चाहते। जो रूस एक जमाने में इस चक्कर में फंस गया था कि अमेरिका के खिलाफ सारी दुनिया में उसने मोर्चाबंदी की थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो 30-35 साल तक चला और उसके बाद रूस का भी भट्टा बैठ गया। तो उसने चीन ने आखिरकार ये नहीं किया, तो उस मोर्चाबंदी को नेता नहीं मिला कोई, यूरोप नेतृत्व करने की स्थिति में है नहीं। तो ट्रंप अपनी इस लचीली रणनीति के कारण कभी एक कदम आगे हटाते हैं, कभी दो कदम पीछे लेते हैं, कभी किसी से बदतमीजी देते हैं, फिर उसके गले में बाहें डाल देते हैं। ये सब ट्रंप कर रहे हैं। मतलब जेलेंस्की के साथ बदतमीजी, जेलेंस्की को बुला बुला के मिलते भी है उनसे, वो सारा काम कर रहे हैं। तो ट्रंप ने अपना जहाज में बैठे और एशिया के दौरे पर निकल पड़े। उसके बारे में हम लोग चर्चा वगैरह कर चुके हैं, ट्रंप कहाँ किनसे क्या मिले। तो ट्रंप अपनी इस रणनीति में कामयाब है। चीन भी अपनी इस रणनीति में कामयाब है कि ट्रंप का जो अटैक हुआ, मिसाइलों का अटैक हुआ, चीन उससे बच गया। और जिन देशों से ट्रंप ने अपने ट्रेड डील्स की हैं, वाणिज्यिक समझौते किए हैं, वो काफी एक तरफा किस्म के हैं। अमेरिका ने उनसे काफी रियायतें ले ली हैं और उन देशों को बात, लेकिन चीन ने सबसे अमेरिका को ना के बराबर रियायतें दी। चीन के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें ज्यादा चीन पीछे नहीं हटा है। इस लिहाज से देखा जाए अमेरिका भी कामयाब है, चीन भी कामयाब है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत कभी भी दौड़ में था ही नहीं। भारत ना चीन के साथ कोई ट्रेड डील करने की भारत की औकात है, ना अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील करने की औकात है, कभी थी ही नहीं। मनमोहन सिंह ने ऐसा एक माहौल तैयार किया था कि एशिया पैसिफिक में वो अमेरिका के साथ मिलकर भारत की एक गुरु स्थिति, भारत की एक मजबूत स्थिति, भारत की एक प्रधान स्थिति बनाने में वो कामयाब हुए थे। और उसको नरेंद्र मोदी ने अपनी निकृष्ट किस्म की विदेश नीति, जो पप्पी झप्पी की विदेश नीति थी, उसके जरिए उस पूरी संभावना को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इनके हाथ में कुछ नहीं है। चीन जो देगा उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा, अमेरिका जो देगा वो इन्हें ग्रहण करना पड़ेगा। ये स्थिति है, इनके पास कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पूरी भारत की विदेश नीति को नष्ट कर दिया है। हम लोग बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। देश में जब भी कोई गैर नरेंद्र मोदी सरकार आएगी, भले ही वो भाजपा की ही क्यों ना हो, उसको भी इस विदेश नीति को पटरी पर लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भारत के पास से पहलकदमी ही समाप्त हो गई है। भारत के पास आज इतना इनिशिएटिव नहीं है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ में कोई समझौता कर सके इसमें भारत का लाभ हो। चीन के साथ, आसियान में, एपेक में और अमेरिका के साथ करना, ही तो बात छोड़ ही दीजिए इसको। जी जी, मैं एक और प्रोफेसर साहब, क्योंकि आज थोड़ा समय है तो उस पर आपसे समझ लूं। मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं ऐसे ही मैं कहीं वो कर रहा था, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी लल्लन टॉप में गए थे। और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का हम सब लोग भाई बहुत सम्मान करते हैं, बहुत विद्वान हैं, गंभीर बात करते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कस के एक बात कही, और शायद वो आईना दिखाने की बात कही। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि आज से 200 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तो ये जो राजनेता है, जो पॉलिटिशियंस है, जो व्यवस्था है, उनमें जो सबसे ज्यादा दोषी पाया जाएगा और जिसने इस देश के साथ गद्दारी की है, वो मीडिया है। और उन्होंने मीडिया पे वो बहुत बरसे थे। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये सारी चीजें सब कुछ ठीक है, मीडिया अब तक काम करता रहता है वो, लेकिन मीडिया 2014 के बाद जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिस तरह से रेंगने लगा है, उस पे उनका, मैं थोड़ा इस पे भी एक चाहूंगा, क्योंकि उनका कहना यह था कि राजनेता तो ऐसा करते ही हैं। आज अगर अनंत सिंह हैं तो पहले शहाबुद्दीन भी थे, उससे पहले सूर्यदेव सिंह भी थे, उससे पहले हरशंकर तिवारी भी थे, उससे एक लंबी लिस्ट है। तो ये माफिया, पैसे वाले, ये सब तो होता रहता है, लेकिन जो मीडिया ने रोल किया है उस पे उनका बहुत था। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि मीडिया, जो भारत में जो भी इस समय लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती दिखाई पड़ रही है, उस पे आप लग रहा है कि उस पे कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है,
उसमें मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, दिनकर की एक लाइन है, समय लिखेगा उनका भी, समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो जब समर शेष है, देखिए, भाग्य है हाँ, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग, समय लिखेगा। बस। मैं ये कह रहा हूं कि जो कटघरा है, आप एक कल्पना कीजिए, एक कटघरा है, उस कटघरे में कुछ लोग खड़े हुए हैं। सबसे आगे जो चेहरा चमक रहा है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है? उसके बाद कुछ अमित शाह का चेहरा है, उसके बाद नौकरशाहों के चेहरे हैं। चुनाव आयोग जो जिस पर नौकरशाह बैठे हुए हैं उनका चेहरा है? मैं मानता हूं कि न्यायपालिका का भी उसके पीछे चेहरा है। इसके बाद भी कुछ चेहरे हैं पीछे, जो चेहरे हो सकता है अभी साफ तौर पर ना दिख रहे हो, लेकिन एक चेहरा मैं मानता हूं साफ तौर पर दिख रहा है, वो चेहरा है मीडिया का। और अभी संयोग से आपने बात कही, अभी कल ही मेरे एक मित्र ने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया है, इसमें बीबीसी की एक महिला संवाददाता नरेंद्र मोदी जो बिहार के, पंजाब, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इंटरव्यू ले रही है। नरेंद्र मोदी की उम्र उसमें कम है, दाढ़ी भी छोटी है उनकी, काली सफेद दाढ़ी, खिचड़ी दाढ़ी है। इंटरव्यू ले रही है और वो उनसे पूछती है, अंग्रेजी में पूछती है कि आपने बिहार के, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे आपको किस चीज का, मतलब जो काम आप नहीं कर पाए? तो मोदी जी ने कहा कि मैं मीडिया से डील नहीं कर पाया। मतलब वो उसमें कह रहे हैं मोदी जी, अपनी थोड़ी विचित्र किस्म की अंग्रेजी में वो कह रहे हैं कि मैं मीडिया से डील नहीं कर पाया। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले दो युक्तियों पर विचार करना शुरू किया कि किसानों से जमीन कैसे छीनी जाए, उसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून, अध्यादेश लाए, और दूसरा मीडिया को कैसे कैप्चर किया जाए। किसानों से जमीन छीनने में तो वो नाकाम रहे, मीडिया को कैप्चर करने में वो कामयाब हो गए, और इसके दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं इन दोनों बातों के। मीडिया को कैप्चर करने के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के तौर पर उन्होंने कैप्चर किया है, गवर्नमेंट की लिखित दस्तावेज बंद पॉलिसी के तौर पर कैप्चर किया है, जिसकी एडिटर गिल्ड्स ने सुव्यवस्थित आलोचना की है। वो दस्तावेज भी उपलब्ध है एडिटर गिल्ड का, कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं, उसमें बाकायदा सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बहुत सी मीटिंगें हुई, उन मीटिंगों में एक रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट के ऊपर बाकायदा मीडिया के साथ उस रिपोर्ट के आधार पर मीडिया कैप्चर किया गया है। मीडिया कैप्चर करने के कई तरीके थे। वो मीडिया कैप्चर मालिकों के जरिए होता है, संपादकों के जरिए होता है, खिला पिला के होता है, लालच देकर होता है, डरा धमका के होता है। एक तो ये तरीका है, ये तरीका दस्तावेज बंद नहीं होता है। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने मीडिया को डॉक्यूमेंटेड करके कैप्चर किया है। मीडिया पूरी तरीके से कैप्चर्ड है, हम पूरी तरीके से। अगर मीडिया कैप्चर्ड नहीं होता तो मोदी जी की सरकार अभी इस वक्त इस देश में नहीं होती। इस सरकार के बने रहने में, और इस सरकार जिस तरह की गड़बड़ियां करती है, जितनी इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने में, उसको बंद करने में, उसको डिरेल करने में, उसमें स्पिन देने में, ये सारे काम मीडिया दिन रात करता है। और हालत यह है कि उसकी निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं है। जिस वक्त ये लोग अपनी चर्चा एंकर लोग आयोजित करते हैं, तो आप देखिए उसमें हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों को भी बुला लिया जाता है, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि भाई ये निष्पक्ष हैं, ये सरकार के आलोचक, और ये आलोचना करने में ज्यादा विश्वास करने वाले टिप्पणीकारों, कमेंटेटरों और पत्रकारों को भी बुलाते हैं, तो हमें भी उसमें मौका मिल जाता है। लेकिन हमसे सवाल पूछते हैं, हमारा जवाब सुन लेते हैं और फिर शिफ्ट कर जाते हैं अपनी रणनीति के ऊपर। फिर लाइन लगी हुई है वहां पर, कोई उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारक है, कोई भाजपा का उम्मीदवार है, भाजपा का प्रवक्ता है, कोई भाजपा का अघोषित प्रवक्ता है, खुद जो एंकर है वो भाजपा का अघोषित प्रवक्ता है। इस तरीके से करके वो आखिरकार में उसी के पक्ष में एक निष्कर्ष निकाल देते हैं। ये चीज तो मैं लंबे अरसे से भुगत रहा हूँ, जब 2014 से ही मैं इस ड्रामे में फंसा हुआ हूँ। एक ही तरीका हो सकता है कि मैं इन कार्यक्रमों में जाने से इनकार करना शुरू कर दूं, तो सोचता हूं कम से कम मैं जाके अपनी बात तो कहता हूं। तो मीडिया पूरी तरीके से इनके शिकंजे में है। मैं इनके पास में मीडिया बंद है, और खुशी के साथ बंद है। मतलब मैंने एंकरों से पूछा भी है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। हर एंकर का अलग अलग तर्क है। एक एंकर जो कि आरएसएस की कतारों से आता था, उसने मुस्कुरा कहा, भाई हम तो मोदी जी के साथ नहीं है, हम तो राष्ट्र निर्माण के साथ हैं, मतलब नेशन बिल्डिंग हो रही है इसलिए हम ये करते हैं। किनका भतीजा भांजा हम सब जानते हैं उसको, तो किनका भतीजा भांजा है हम ये भी जानते हैं। एक महिला एंकर थी, उसने कहा मोदी जी तो अल्फा मेल हैं, मैं इसलिए मोदी जी के साथ हूँ। उसने कहा मुझसे, भाई उसने कहा
उसने कहा कि वो आपके, मैं नाम नहीं लूंगा, कि मेरे पिताजी तो आपके फैन है अभय जी, लेकिन मोदी जी तो अल्फा मेल है, मैं तो मोदी जी के साथ हूँ। तो हर एक के अपने अपने तर्क हैं। जी। मैं ये मैं एक चीज कह दूं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम, और उसके बाद मेरा अंतिम एक छोटा प्रश्न, उसे, जो पुरुषोत्तम जी का कहना था कि भाई आप सांप से शादी दिखाते थे 2014 से, कि सांप से उसकी शादी हो गई, मुझे उसमें था ठीक है, लोग कहते थे क्या ये मीडिया वाले, लेकिन कहने लगे जिस तरह से आयोजित होके मीडिया चिप, क्या नोटबंदी में नोट में चिप लगा है, थाली बजाओगे तो नासा ने कोई रिपोर्ट की है कि वेव साउंड से निकलेगी, क्या ना, इस तरह की जब आप लोग बातें करने लगे हैं तो वो आपराधिक के तौर पे कर रहे थे। मैं एक अंतिम बात इसलिए कर दूं, कनन की भी मैंने बात सुनी, कनन गोपीनाथ जो है अभी हाल में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, ऐसे आईएएस जिन्होंने इस्तीफा दिया था 370 पे, कनन ने भी एक दूसरे तरह की बात कही। कनन का कहना यह है कि जब मोदी जी ये कहते हैं कि रडार, जो बादलों में से जब बादल आ जाते हैं तो रडार काम नहीं करता है और उसको हम वो कर सकते हैं, कहना ये कह सकता है कोई, कहना मैं अभी जिस उससे आता हूँ, मेरे घर में, मेरे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं समझ है, राजनेता कोई साइंटिस्ट नहीं है, उसको लगता है बादल आ गए तो रडार काम नहीं करेगा, कहना ही इज विद इन हिज राइट, आई हैव नो प्रॉब्लम मोदी टेलिंग दिस कि रडार, कहना मुझे प्रॉब्लम यह है कि वहां पे जो सेक्रेटरी बैठे हैं, वहां पे जो सेना के लोग बैठे हैं, वहां पे जो साइंटिस्ट बैठे हैं, वो वो ताली क्यों चुप बजा होके, रहे हैं? हाँ वो ताली क्यों जा रहे हैं, और वो ताली क्यों चुप बजा रहे लगा के, और बोल रहा है, क्या बात कही, क्या बात कही, कह रहा मुझे उससे दिक्कत है, लेकिन उसका वो आगे भी बोलता है, कह रहा दिक्कत ये है कि मोदी जी ने ऐसा वातावरण पूरे देश में बना रखा है कि किसी की हिम्मत नहीं है ये कहने की कि मोदी जी ये नहीं होता है, रडार इस समय बादल नहीं होता है, या ये कहने की हिम्मत नहीं है। मैं एक आखिरी टिप्पणी इससे करके, कि शायद जो इस समय का जो जो भी नैरेटिव चल रहा है, उसमें एक अजीब तरह का झूठ, एक अजीब तरह का फरेब, एक अजीब तरह की बेमानी, ये सारी चीजें उसमें मिक्स हो रही हैं अबे भाई। देखिए, एक मंत्री महोदय जिन्होंने तुरंत शपथ ली थी, तो वो शपथ लेने के बाद में मोदी जी से मिलने गए, तो वहां अमित शाह जी भी बैठे हुए थे, तो बातचीत वगैरह हुई, उन्होंने अपनी कृतज्ञता वगैरह व्यक्त की, तो मोदी जी ने उनसे पूछा कि इस वक्त दिन है या रात है, बताओ। तो बाहर बाहर जो है शाम हो रही थी, तो उन्होंने कहा शाम हो रही है, रात होने वाली। मोदी अरे कमाल करते हो, दोपहर का वक्त है। तो फौरन कहने लगे जी हाँ, दोपहर का वक्त है। तो जब वो चले गए तो दोनों, अमित शाह और मोदी जी, ठटा के हंसे। मतलब ये कहानी बहुत प्रचलित है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे पास इस कहानी का कोई सबूत है, लेकिन ये कहानी बहुत प्रचलित है कि देखो है ना, हम लोगों ने कहा तो बाद में उसे वही बात माननी पड़ी। तो जब तक मोदी जी के पास सत्ता है, तब तक तमाम ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे फौज के जनरल हो, चाहे अदालतों के जज हों, उनके तलवे चाटते रहेंगे। अंग्रेजी स्पीकिंग जो इलीट है, जिसमें बहुत सारे पत्रकार भी शामिल हैं, वो भी घुमा फिरा के उनके तलवे चाटते रहेंगे। ये लगातार होता रहेगा। जिस दिन इनके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, उस दिन मैं देखता हूं कि इनकी ये सब बातें अनरेवल होती हैं कि नहीं होती, खुल के सामने आती ही नहीं आती। मैं तो हमेशा कहता हूं जी कि मोदी जी को बहुत समस्या होने वाली है जिस दिन वो सत्ता में नहीं रहेंगे। जी जी। बहुत समस्या होने और वाली है। मैं इस बात को नई जी बाल्मिक इंडिया के मंच पे कह भी चुका हूं। जी बहुत समस्या जी होने वाली है, वो सत्ता में जिस दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इस तरह के प्रधानमंत्री हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उस दिन इनका जो भी सम्मान है वो शून्य हो जाएगा तुरंत। शून्य नहीं, जी नेगेटिव में चला जाएगा। जी जी हाँ, जी जी। लोग, हाँ, लोग बिल्कुल याद करेंगे ऐसे कि कहां से, किस किस व्यक्ति ने इस देश को एक समय प्रधानमंत्री बना था। आप जी। अबे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले हफ्ते तो खैर चीजें बहुत आगे निकल चुकी होंगी, बिहार भी बहुत क्लियर हो चुका होगा, अभी भी लेकिन मामला तो टाई ही है, स्ट्रांग टाई है, ये नहीं कह सकते हैं कि कोई आगे है, लेकिन चलिए, थैंक यू सो मच, मुझे तो लगता है धन्यवाद। मुझे तो लगता है कि इस मौर्या होटल की घटना के बाद में थोड़ा सा पलड़ा महागठबंधन के पक्ष में झुक गया है, क्योंकि उसकी जो जी फूट है, मतलब उस फूट से बहुत बुरा कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके समर्थन आधार के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। हम इस पे भी चर्चा करेंगे, इस फूट के फलितार्थ क्या जी होंगे। जी जी। और नहीं, और प्रसाद, जो मुझे लग रहा है ना कि जो एनडीए बहुत कसा हुआ करता था, मतलब एनडीए का प्रचार बहुत कसा हुआ होता था, वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। वो मतलब कहीं कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कहीं कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, कोई अपना कर रहा है, कोई अपना राग अलाप रहा है, कुछ इस तरह की स्थिति है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।